कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा सानिया था जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। आज हम इस वाक़े की गहराई में जाएंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था और इससे भी अहम बात, ये सब क्यों होने दिया गया। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सारा तज्ज़िया हम पेश कर रहे हैं, ये इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की जामे तहकीक पर मबनी है। उन्होंने मुस्तनद ज़राए की मदद से इस वाक़े की तमाम तफसीलात को बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। तो हम इस मामले को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी कि ये तबाही कितनी बड़ी थी, फिर हम देखेंगे कि आग कैसे फैली, इसके बाद उन वजूहात का जायज़ा लेंगे जिन्होंने इस हादसे को एक बड़े सानहे में बदला, फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, और आखिर में हम उन सबकों पर गौर करेंगे जो इस सानहे से सीखे जाने चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और ये हिस्सा इस सानहे की सबसे तकलीफ दे हकीकत पर है, यानी इंसानी जानों का ज़िया। ये जो मंजर स्क्रीन पर है, ये गल प्लाजा की मुकम्मल तबाही का है। ये जगह कभी कराची का एक बहुत मसरूफ़ तजारती मरकज़ हुआ करती थी, जहां 1200 से ज़्यादा दुकानें थीं, लोग आते जाते थे, लेकिन आग ने चंद ही घंटों में इसे एक जलते हुए खंडर में बदल दिया। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 71 जानें ज़ाया हुईं। 71। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं, ये 71 ख़ानदानों की तबाही की कहानी है। और अलमिया यहीं ख़त्म नहीं होता। इन 71 अमवात के अलावा 70 अफराद लापता भी रिपोर्ट हुए, जिसने पीछे रह जाने वाले ख़ानदानों के लिए एक ना ख़त्म होने वाली अज़ियत और बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी। और अगर इस तबाही की होलनाकी का अंदाज़ा लगाना है तो बस ये एक तफसील ही काफ़ी है। एक ही दुकान के अंदर से 30 लाशों का मिलना ये बताता है कि लोग अंदर किस कदर बेबसी से फंसे हुए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये तो था इंसानी नुकसान का अंदाज़ा, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आफत कैसे बन गई? आइए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उस रात क्या हुआ था। देखें, सब कुछ रात 10 बजे के करीब शुरू हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटी सी आग लगी। सिर्फ 26 मिनट के अंदर, यानी 10:26 पर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करना पड़ा, और अगले आधे घंटे में 11 बजे तक ये आग एक अफरीत बन चुकी थी, जिसने एक के बाद एक कई मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया और सैकड़ों लोग अंदर फंस कर रह गए। रेस्क्यू टीमें रात भर लड़ती रहीं, लेकिन अगली सुबह तक भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। इस आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में 24 घंटे से ज़्यादा लग गए। ये तस्वीर उस वक्त की बेबसी और जिद्दोजहद को दिखाती है। इमदादी टीमों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हर तरफ धुआं, शदीद गर्मी और इमारत के गिरने का खतरा। इन हालात में काम करना इंतहाई मुश्किल था। अब हम आते हैं इस तज्जिये के सबसे अहम हिस्से की तरफ। सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, बड़ा सवाल ये है कि इसे रोका क्यों नहीं जा सका। ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि ये कई सालों की गफलत और नाकामियों का एक भयानक नतीजा था। सबसे पहली और शायद सबसे मोहलिक वजह वो थे बंद रास्ते। इमारत से बाहर निकलने के रास्ते ही मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये शॉपिंग प्लाजा एक मौत का फंदा बन गया। जरा इस चार्ट को देखें, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। कागजों में तो इमारत से बाहर निकलने के 16 रास्ते थे, लेकिन हकीकत में आग लगने के वक्त सिर्फ 2 रास्ते खुले थे। बाकी 14 या तो बंद थे या उन पर दुकानदारों ने अपना सामान रखकर उन्हें ब्लॉक किया हुआ था। अच्छा, एक तो बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, और दूसरी बड़ी नाकामी क्या थी? इमारत के अंदर आग से बचाव का कोई इंतजाम ही नहीं था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। 1200 से ज्यादा दुकानों वाली इस इमारत में आग से बचाव के बुनियादी तरीन आलात तक नहीं थे। सोचिए, कोई काम करता हुआ फायर अलार्म नहीं जो लोगों को वक्त पर खबरदार कर सके, कोई ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं जो आग को शुरू में ही बुझा दे, धुएं का पता लगाने वाले स्मोक डिटेक्टर्स तक गायब थे, यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए मुनासिब पाइप और पानी का इंतजाम भी नहीं था, यानी आग को फैलने से रोकने का कोई भी इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? इसकी तीसरी वजह है हुकूमती इदारों की नाअहली और इमारत के डिज़ाइन की संगीन खामियां। ये दोनों मिलकर एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही थी। यानी ये एक दो तरफा गफलत थी। एक तरफ सरकारी अदारे थे जो सालों से दी जाने वाली वार्निंग्स पर कोई अमल दरामद नहीं करवा रहे थे, और दूसरी तरफ इमारत के इंतजामिया और दुकानदार थे जिन्होंने खुली तारों, हवा के नाकिस इंतजाम और आतिशगीर सामान के ढेर जैसे मसाइल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया हुआ था। तो जब ये सब हो गया, धुआं छट गया, तो फिर क्या हुआ? क्या कोई एहतसाब हुआ? लोगों का रद्द अमल कैसा था? आइए अब उस पर नजर डालते हैं।
سب سے پہلے تو قانونی کارروائی شروع ہوئی اور ایک FIR درج کی گئی، اور اس FIR میں باقاعدہ طور پر یہ مانا گیا کہ بند دروازے، ایمرجنسی راستوں کی کمی اور آگ بجھانے کے انتظامات کا نہ ہونا یہ سب مجرمانہ غفلت تھی جس کی وجہ سے اتنی جانیں گئیں۔ اس سانحے نے پورے شہر کو بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں میں شدید غم و غصہ تھا۔ یہ غصہ جلد ہی سڑکوں پر احتجاج کی شکل اختیار کر گیا، جہاں حکومت اور عمارت کے مالکان دونوں سے احتساب کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے نے ایک قومی بحث چھیڑ دی کہ ہمارے شہروں میں حفاظتی قوانین کو کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے اور کیسے یہ لاپرواہی ایک معمول بن چکی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف کہ ساری راکھ سے، ساری تباہی سے ہم نے کیا سیکھا۔ دیکھیں، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ گل پلازا کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی آسمانی آفت نہیں تھی، یہ سالوں پر معد غفلت، نظر انداز کی گئی وارننگز اور حفاظتی انتظامات کو اہمیت نہ دینے کا ایک منطقی اور متوقع نتیجہ تھا۔ اس سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ اور آخر میں بس ایک ہی سوال رہ جاتا ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اس سانحے سے کوئی سبق سیکھیں گے یا پھر حقیقی تبدیلی لانے کے لیے مزید ایسے واقعات کا انتظار کریں گے؟ یہ وہ تمام مصدقہ ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر انجینئر عبد الرحمن محمود نے اپنی تحقیق مکمل کی۔ مکمل شفافیت کے لیے تمام URLs اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔